हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ये जो क्लास है वो आपको हैंडआउट सोल्यूशन वीडियोस प्रोवाइड करेगी, जिसमें हम आपको वन बाय वन हर चैप्टर के सोल्यूशंस देने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी जनन स्वास्थ्य है। एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं अपना ये क्वेश्चन वाला राउंड, जिसमें हम सबसे पहले एमसीक्यू की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप करके ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। देन हम अगले सोल्यूशन वीडियो पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये आपका पूरा का पूरा सिनेरियो है, किस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें करनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिएगा, पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं शुरू करती हूँ आपको ये चैप्टर का सोल्यूशन बताना कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको कैसा सोल्यूशन इसका लिखना है, ठीक है। तो आपके पिछले वर्ष में 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस के द्वारा हम किनका जांच कर सकते हैं, उल्व वेधन तकनीकी के द्वारा हम किसकी जांच कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन, तीसरा है हेल्थ ऑफ एम्ब्रियो, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एम्ब्रियो के चारों तरफ घिरी हुई एक मेम्ब्रेन निकाल लेते हैं और उस एम्ब्रियो के एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो के किसका टेस्ट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक द्रव का, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एम्ब्रियो की क्या मिल जाती है, कोशिका मिल जाती है, सेल मिल जाती है। एम्ब्रियो की कोशिका मिल गई, यानी कि अब हमें पूरे के पूरे दिक्कतें पता चल जाएंगी। एम्ब्रियो में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या एम्ब्रियो का सेक्स क्या है, या उसका हेल्थ किस तरीके का होने वाला है जेनेटिक डिसऑर्डर से, ये सारी दिक्कतें हमें पता चल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। हमें बताइए कि मुखीय गर्भ निरोधक गोली जो होता है उसमें एक कौन सा अवयव है इन चार ऑप्शन में से, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन या रिलैक्सिन। तो हमें याद है कि ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में नहीं पाए जाते। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये हमारे मुखीय गर्भ निरोधक गोली में पाए जाते हैं, जैसे सहेली, मालाडी, इन सब दवाइयों में, जो कि एक गर्भ निरोधक गोलियां है जिनसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जैसे जिनका यूज करते हैं, इसमें प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कह रहा है इनमें से कौन सा यौन संचरित रोग है। आपको पता है यौन संचरित रोग ऐसे रोग होते हैं जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, ठीक है। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर नॉर्मल व्यक्ति ने सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है तो उसकी बॉडी में ये रोग क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, डेंगू भी नहीं है। अगर हम एड्स की बात करेंगे तो एड्स हमारा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचरित रोग है, जो एक प्रकार के वायरस से होता है, जो एचआईवी वायरस है। और एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, जो कि ह्यूमन बॉडी में जाकर अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ये तो बात हो गई अगले चैप्टर की, लेकिन हमने यहाँ पर जो पूछा है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, एड्स। ओके, अगला क्वेश्चन embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into। कह रहा है अगर हम 16 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को पात्र निषेचन तकनीकी के द्वारा बनाए तो हम इसको कहाँ स्थानांतरित करते हैं। अब पात्र निषेचन तकनीकी में या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हमें पता है कि सबसे पहले हम शुक्राणु को और अंडाणु को शरीर से बाहर निकालते हैं, इन दोनों को हम लैब में ले जाकर के टेस्ट ट्यूब में निषेचित कराते हैं, और यहां से टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें किसका फॉर्मेशन मिलता है, जाइगोट का।
अगर ये जाइगोट 16 सेल्स से अधिक ब्लास्टोमियर स्टेज में पहुंच गया है तो इस जाइगोट को अब हम सीधे यूटरस यानी कि गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूटरस यानी कि गर्भाशय। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव। कॉपर टी एक तरीके का अंतर गर्भाशयी उपकरण है, आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। कह रहा है महिलाओं में कॉपर टी का सबसे प्रभावी होना किस वजह से होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। कह रहा है रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी। दूसरा कह रहा है इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन। कह रहा है तांबे के आयन की रिहाई के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु कृता में बढ़ाई। रिडक्शन इन मोटालिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। तो कॉपर टी ऐसे आयंस होते हैं जो जैसे ही शुक्राणु के कांटेक्ट में आएंगे या यूटेरस में जैसे ही ये रिलीज हो रहे हैं, शुक्राणु जैसे ही इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये सीधे शुक्राणु की फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता को कम कर देता है। साथ ही साथ ये शुक्राणुओं को खत्म भी कर देता है और शुक्राणुओं की गति को भी प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज जब हम बनाते हैं, जब हम एक टेस्ट ट्यूब में अंडाणु शुक्राणु का संलयन करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फीटस फॉर्मेशन इंटरनल। कह रहा है इस प्रक्रिया में हमने निषेचन की प्रक्रिया बाहर करी है लेकिन फीटस निर्माण की प्रक्रिया अंदर करी है। दूसरा कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड फीटस फॉर्मेशन एक्सटर्नल। कह रहा है फर्टिलाइजेशन तो हमने अंदर की तरफ किया है, आंतरिक किया है, लेकिन भ्रूण का जो निर्माण है वो बाहर किया है। तीसरा कह रहा है बोथ फर्टिलाइजेशन एंड फीटस फॉर्मेशन इंटरनल, हमने दोनों ही प्रक्रियाएं अंदर करी है। और कह रहा है चौथा बोथ फर्टिलाइजेशन एंड फीटस फॉर्मेशन एक्सटर्नल, यानी दोनों ही प्रक्रियाएं हमने शरीर से बाहर करी है। तो आपको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी में हम जब भी निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया हम हमेशा टेस्ट ट्यूब में करते हैं और टेस्ट ट्यूब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसी प्रक्रिया में जब हम फीटस फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब हम भ्रूण बनाने की बात करते हैं, एम्ब्रियो बनाने की बात करते हैं, तो एम्ब्रियोज का पूरा फॉर्मेशन माता के शरीर में होता है, इंटरनल होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन इस प्रक्रिया में एक्सटर्नल है लेकिन फीटस फॉर्मेशन इंटरनल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निरोध क्या है? अ टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, क्या ये एक जन नियंत्रण गोली है? बिल्कुल नहीं। अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम, पुरुष कॉन्डम का एक लोकप्रिय ब्रांड है, बिल्कुल सही जवाब है। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू इनकरेज वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी का कोई प्रोग्राम इनकरेज करने वाला ये सीन नहीं है, ना ही ये नसबंदी से संबंधित है, ये एक मेल कॉन्डम पॉपुलर ब्रांड है। अगला क्वेश्चन IUD स्टैंड्स फॉर, IUD का फुल फॉर्म बताइए। तो IUD इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल में आ गया कॉपर टी, मल्टी लोड 375, ये सारे के सारे क्या है? IUD है। तो IUD का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने ही पूछे हैं इसमें। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, राइट द यूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, अब याद रखो हमें पता है कि माता के शरीर में निर्माण हो रहा है भ्रूण का, यानी कि एम्ब्रियो का।
ठीक है। अब माता के शरीर में ये जो एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण हो रहा है, इस भ्रूण को एक झिल्ली घेर करके रखती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक झिल्ली या मेम्ब्रेन। ठीक है। इसी एमनियोटिक झिल्ली या मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव्य। ठीक। क्या करते हैं हम? एमनियोटिक फ्लूइड को हम इंजेक्शन की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। जब हम इंजेक्शन की सहायता से बाहर निकालेंगे इस फ्लूइड को, तो हमें यहाँ पर सेल मिल जाता है किसका? एम्ब्रियो का। और अगर हमें एम्ब्रियो का सेल मिल गया तो क्या हम एम्ब्रियो के जेनेटिक डिसऑर्डर्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो उल्बवेधन यानी एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी तकनीकी है जिसमें विकसित भ्रूण के एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। उस द्रव में भ्रूणीय कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं जो भ्रूण के डिटेल स्टडी को बता देती हैं। अगर इस एम्ब्रियो के शरीर में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा तो वो भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक इलीगल केस में अगर देखा जाए तो भ्रूण का लिंग भी यहां से पता चल जाता है। तो एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, फिर हम उसका क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं, जिससे हम इलनेस वगैरह पता कर सकते हैं। किसकी? भ्रूण की। क्यों? क्योंकि उस एम्ब्रियो का सेल मिल चुका है तो उसके क्रोमोसोम्स की सारी एबनॉर्मलिटीज, सारे इंफेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सब कुछ हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड बिफोर इट रीचेस द 8 सेल्ड स्टेज? अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है कि पात्र निषेचन की तकनीकी में जब हमने जाइगोट को थोड़ा थोड़ा बड़ा किया और 8 कोशिकीय अवस्था तक भ्रूण बना दिया। अब इस भ्रूण को कहाँ डालेंगे? तो हमें पता है इस भ्रूण को अब हम डालते हैं फैलोपियन नलिका में, और फैलोपियन नलिका में ये 8 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे और डेवलप होगा और यूटेरस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल का भी जवाब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच केमिकल्स आर प्रेजेंट इन दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन से प्रकार के रसायन, केमिकल्स पाए जाते हैं? तो हमें पता है कि जो केमिकल्स यानी हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में पाए जाते हैं वो है प्रोजेस्टीन्स और एस्ट्रोजन। ठीक है, यही दोनों मिलकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाते हैं, यानी गर्भ निरोधक गोली बनाते हैं जिससे प्रेगनेंसी अकर नहीं करती। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ऐसा कौन सा उपाय हम करें कि यौन संचरित रोगों से बचाव हो जाए। ठीक, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए हमें बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन अपनाने होंगे जिससे कि हम इन खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कह रहे अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो ऐसी इंसान से होना चाहिए जो नोन में है, जैसे जिनके बारे में आपको पता है कि इनको बीमारी नहीं होगी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमें अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत सारे पार्टनर से, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, कह रहे यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में किसका यूज करना चाहिए? हमेशा कॉन्डम्स का, ताकि एक बैरियर रहे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, और अगर ये बैरियर रहेगा तो फिर बॉडी फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और अगर बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में नहीं है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। कह रहे अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम इन्फेक्टेड इंजेक्शंस के संपर्क में ना आए,
नीडल्स के संपर्क में ना आए या फिर उनके किसी सर्जिकल औजारों के संपर्क में ना आए। और अगर इन केस ऑफ डाउट वन शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर ऐसा लगे कि हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और दवाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी यही सेम चीज है कि यौन संचरित रोगों के संक्रमण से बचाव के लिए बहुत निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि अनजान और अधिक व्यक्तियों से यौन संपर्क नहीं बनाना चाहिए, यौन संबंध के दौरान कॉन्डम्स का प्रयोग करना चाहिए, सुई शल्य क्रिया वाले उपकरणों से दूर रहना चाहिए, अगर वो दूषित है उनको साझा नहीं करना चाहिए, और अगर शंका की उपस्थिति है तो तुरंत चिकित्सक से जाकर संपर्क करें और उपचार लें। ठीक है, इस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। Can I mention any 4 features of an ideal contraceptive? एक आदर्श गर्भ निरोधक के 4 गुण क्या क्या होते हैं? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि बच्चा ना पैदा करने की जो तकनीकियां है वो कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो कह रहा है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, आदर्श गर्भ निरोधक होते हैं, उनके 4 मुख्य गुण ये है कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, ये जो यूजर होता है ना उसको आसानी से प्रयोग करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत उसको दिक्कत आ रही है ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें यूज करने में, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इजिली अवेलेबल एंड चीपर, ये आसानी से उपलब्ध और सस्ता होना चाहिए। अगर ये आसानी से उपलब्ध नहीं होगा और महंगा होगा तो लोग इसका यूज नहीं करेंगे। इट शुड बी इफेक्टिव बट ऑल्सो रिवर्सिबल, ये हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव और नो लीस्ट साइड इफेक्ट, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये एक आदर्श गर्भ निरोधक है, यानी इसका उपयोग आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, प्रभावशाली हो और इसके दुष्प्रभाव ना हो, तो ये एक आदर्श गर्भ निरोधक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर दी कंडीशंस इन विच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड। कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें गर्भ धारण के चिकित्सकीय समापन का परामर्श दिया जाता है। ऐसे कंडीशंस बताइए जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एमटीपी कहते हैं, या फिर बहुत कॉमन लैंग्वेज में आप कह सकते हो अबॉर्शन, ये किस कंडीशंस में रिकमेंड किया जाता है, ऐसी परिस्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे कंडीशंस जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को रेकमेंड किया जा रहा है, उसमें पहला ये है कि इफ द फीटस इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल जेनेटिक और कॉन्जेनाइटल डिसीज, अगर जो फीटस है उसमें बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई ऐसी बीमारी है जो सही नहीं हो सकती, उसके पैदा होने के बाद उसको बहुत दिक्कत देने वाली हो सकती है, इस केस में एमटीपी करा सकते हैं। इफ द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर किसी महिला को अभी बच्चे नहीं पैदा करने हैं और किसी अनदर रीजन की वजह से उसमें प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो जाकर के एमटीपी करा सकती है। इफ द प्रेगनेंसी इज फैटल टू मदर और फीटस और बोथ, अगर प्रेगनेंसी माता की जिंदगी के लिए खतरनाक है और साथ ही बच्चे की जिंदगी के लिए भी खतरनाक है, या हो सकता है दोनों की जिंदगी के लिए खतरनाक है, तो इस केस में एमटीपी हो सकता है। तो एमटीपी कब कब करा सकते हैं? यदि भ्रूण में कोई अनुवांशिक लाइलाज जन्मजात बीमारी है तो हम टर्मिनेशन करा सकते हैं। अगर गर्भ अवांछनित है, नहीं चाहिए बच्चा, किसी रीजन से हो गया है, तो तब भी एमटीपी करा सकते हैं। और यदि गर्भ माता शिशु दोनों के लिए घातक है तब भी एमटीपी करा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आईवीएफ को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर लिख दिया है, हिंदी में इसको पात्र निषेचन या अंतः पात्र निषेचन कहते हैं।
ठीक है। एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय सगर्भता समापन। एसटीडी को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग। तो इस तरीके से हमसे फुल फॉर्म भी इस क्वेश्चन चैप्टर में पूछते हैं, इसको याद रखेंगे। फुल फॉर्म आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एमटीपी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एसटीडी का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। आ जाओ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज इनफर्टिलिटी, what are the causes of infertility, how are assisted reproductive techniques persisted to help infertile couples, describe any 3 techniques। सबसे पहले कह रहा है हमें बताओ कि बंध्यता क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है, किस रीजन से ये हो रहा है, बंध्यता के क्या कारण है। फिर हमें बताओ सहायक जनन प्रौद्योगिकी से एक बंध्य दंपति को संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और इनमें से किसी 2 तकनीकी का व्याख्या करना, यानी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इनफर्टिलिटी को। ठीक, इनफर्टिलिटी इज बंध्यता। इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता का मतलब है, मान लो कोई कपल है, ठीक है, और ये कपल 2 साल तक कंटिन्यूअसली, लगातार बिना किसी प्रोटेक्शन को यूज किए, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किए, तो इन्होंने क्या नहीं यूज किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किए ये लगातार एक दूसरे से सेक्सुअल कांटेक्ट में है, और सेक्सुअल कांटेक्ट में होने के बाद भी इनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इस केस को हम कहते हैं कि ये जो कपल है ये बंध है। ठीक है, यानी कि बंध्यता एक ऐसे तरीके की शारीरिक कमी है जिसमें कोई कपल 2 साल लगातार विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड ये सेक्सुअल कांटेक्ट में है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये इनफर्टिलिटी है। क्या क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? कॉजेस बहुत सारे हो सकता है उनकी शरीर में कोई कमी हो, है ना, कोई शारीरिक कमी हो, जैसे कि उनके मान लो कोई बॉडी सही से फंक्शनेबल नहीं है, मान लो उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है, मान लो वो किसी केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, या कह सकते हो किसी नशीली पदार्थ का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से, जैसे तंबाकू, शराब, सिगरेट, इन सब से, या फिर ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, यानी डिप्रेशन वगैरह है तब भी प्रेगनेंसी अकर नहीं कर रही है, तो प्रेगनेंसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, अब कारण तो समझ में आ गया, इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इन कपल्स को हम सलाह दे सकते हैं कि ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ART। वैज्ञानिकों ने एक टेक्नोलॉजी विकसित करी है जिस टेक्नोलॉजी का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में इसको सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक बंध्य दंपति भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको 2 मेथड्स पूछा है, तो हम 2 मेथड्स बताते हैं। एक हम आपको बताएंगे ZIFT और एक बताएंगे IUT। ठीक,
ZIFT का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी हमने फैलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर किया है, जाइगोट। IUT का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी हमने यहाँ पर यूटरस में कुछ ट्रांसफर किया है। यानी ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली किया क्या जाता है, फीमेल बॉडी का एग निकाल लेते हैं, मेल बॉडी से स्पर्म निकाल लेते हैं और इन दोनों को ले जाते हैं लैब में। लैब में ले जाकर इनका फर्टिलाइजेशन कहां पर कराया जाता है, टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कराया गया, इस निषेचन के बाद किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का। अब इस जाइगोट को हम दो तरीके से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। इस जाइगोट को अगर हम 8 सेल अवस्था में बड़ा कर रहे हैं, तब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और इस तरीके के ट्रांसफर को हम बोलते हैं ZIFT। अगर हम जाइगोट को 16 से अधिक सेल वाली अवस्था में बड़ा कर रहे हैं, तब हम इसको ट्रांसफर करते हैं गर्भाशय में, यूटरस में, और इसे हम बोलते हैं IUT। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, what are the various methods of birth control that are used for the control of growing population, explain। यानी इस विधि में हमें बताना है कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए हमें जन्म नियंत्रण की कोई विधि बताइए। ठीक है, अब हमें पता है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमें किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ आई? यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जन्म नियंत्रण। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम जन्म नियंत्रण, बहुत अलग अलग तरीके से जन्म नियंत्रण की तकनीकी अपना सकते हैं। जैसे कि जन्म नियंत्रण करने के लिए हम बहुत अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। हम मैकेनिकल या बैरियर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मैकेनिकल या बैरियर्स का यूज करना, जैसे कि कॉन्डम का यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं सर्वाइकल कैप्स का, और यूज कर सकते हैं डायफ्राम का। ये सारे क्या है, जो भी हमने ऊपर नाम लिखे हैं, ये सारे बैरियर है, रोध है। इस बैरियर का काम होता है कि ये स्पर्म को कलेक्ट करके रख लेते हैं एक थैली के अंदर, और ये स्पर्म को फीमेल बॉडी में जाने से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म को क्या करेंगे, फीमेल बॉडी में जाने से रोक देंगे। ठीक है, तो फीमेल बॉडी में स्पर्म नहीं जाएगा। ठीक, जिसमें कॉन्डम्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम ये सारी चीजें सिर्फ फीमेल बॉडी के लिए होती है। तो इस तरीके से बैरियर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है IUD, है ना। व्हाट इज IUD? IUD जो होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसे अंतः गर्भाशय युक्ति कहते हैं। ये ऐसे तरीके के डिवाइसेस होते हैं जिन्हें लगाया जाता है यूटेरस में।
ठीक है, अब इसको कौन लगाता है? अनुभवी नर्स या डॉक्टर्स। ठीक, कौन से इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं? जैसे कि कॉपर टी। ठीक है, इसे फीमेल यूटेरस में वेजाइनल साइड से लगाया जाता है, और ये जो कॉपर टी होते हैं ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस, स्पर्म की मोबिलिटी, स्पर्म की ताकत, इन सबको खत्म कर देते हैं, जिससे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं? थर्ड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या यूज करेंगे? केमिकल मेथड्स में हम यूज करते हैं पिल्स या फिर इम्प्लांट्स, जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बर्थ कंट्रोल कर देते हैं, जो कि ओव्यूलेशन नहीं होने देते, और वो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। ठीक, जिसमें एक पिल्स है जिसका नाम है सहेली, जो एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसे लखनऊ में बनाया गया है, साप्ताहिक है, और इसके बिल्कुल नो साइड इफेक्ट है। ठीक, व्हाट इज इम्प्लांट्स? इम्प्लांट्स को हम हाथ में या स्किन के अंदर लगाते हैं, ये भी केमिकल सिक्रीट करती है लाइक प्रोजेस्टेरॉन, और ये भी बर्थ कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक है, केमिकल मेथड भी कर लिया। फोर्थ इज नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड में हम जो प्रक्रिया करते हैं प्राकृतिक विधि में, इसमें ये करते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट के समय जो मेल होता है वो क्या करता है? स्पर्म को फीमेल बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक, इस केस में भी प्रेगनेंसी नहीं होती। एक और तरीका है, जैसे कोई महिला है, वो महिला जब तक अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब तक उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। इस गोनेडोट्रोपिन के कम बनने की वजह से भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। ये तब होगा जब एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक, एक और तरीका होता है जिसे आवधिक संयम कहते हैं, यानी अंडोत्सर्ग के समय सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना। तो ये सारे तरीके से भी बर्थ कंट्रोल हो जाता है। लास्ट है हमारा सर्जिकल मेथड। अब ऊपर के जो हमने 1, 2, 3, 4 तरीके अपनाए हैं, ये चारों तरीके अस्थायी विधि है, यानी जब तक इसका यूज किया जा रहा है तब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे। जब इसका यूज करना बंद कर देंगे तो बच्चे पैदा हो सकते हैं। लेकिन सर्जिकल मेथड बर्थ कंट्रोल की एक स्थायी विधि है, यानी परमानेंट विधि होता है। इस विधि को एक बार करा लिया मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक, कैसे? आइए देखते हैं। यहां पर हम स्थायी गर्भ निरोध विधि की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं कि ये डायग्राम हमें बता रहा है पुरुष नसबंदी के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी में इसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। ये डायग्राम हमें दिखा रहा है महिला नलबंदी के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक, ये जो प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर में अगर हम पुरुष यानी मेल बॉडी की बात करें तो पुरुष की बॉडी में एक सर्जरी होती है। इस सर्जरी में जो पुरुष का वॉस डिफरेंस है, ये वाला हिस्सा देखो, शुक्रवाहक नलिका, वॉस डिफरेंस, पुरुष का जो वॉस डिफरेंस है, यानी कौन सी नलिका की बात हो रही है? शुक्रवाहक नलिका की। तो ये जो शुक्रवाहक नलिका है, आपको कितनी नलिकाएं दिख रही हैं? 2। इन शुक्रवाहक नलिका को कट कर दिया जाता है और कट करके हम उनको बांध देते हैं। कट करके जब हम इन्हें बांध देंगे तो फिर क्या होगा? देखो ध्यान से,
इनको हमने कट कर दिया और यहीं पर बांध दिया दोनों तरफ से, तो यहाँ पर जो भी स्पर्म मेच्योर हुआ है एपिडिडाइमिस में, वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जा पाया क्योंकि रास्ता ही हमने ब्लॉक कर दिया है। तो पुरुष का जो भी सीमेन होगा उस सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, और स्पर्म नहीं होगा तो एक महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक, तो ये जो विधि है, यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना कि इस विधि में गैमीट फॉर्मेशन हमेशा होगा। ऐसा नहीं है कि गैमीट फॉर्मेशन रुक गया है ना, गैमीट फॉर्मेशन होगा लेकिन गैमीट का मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, ये विधि लोग तब अपनाते हैं जब वो एक निश्चित एज में पहुंच जाते हैं, उनके बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, तब ये परमानेंट प्रोसीजर वो यूज करते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसीजर की किसी फीमेल बॉडी में, किसी महिला बॉडी में भी होता है, और यहाँ पर भी महिला की बॉडी में छोटी सी सर्जरी होती है, जिस सर्जरी में महिला का जो फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी नलिका है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और दोनों तरफ के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देंगे। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो ओवरी में बनने वाला जो गैमीट है वो तो बनेगा ही, यानी यहां भी याद रखना गैमीट फॉर्मेशन हमेशा होगा। ठीक है, लेकिन गैमीट का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, और अगर गैमीट का मूवमेंट रुक गया तो फैलोपियन ट्यूब में गैमीट आ ही नहीं पाएंगे और निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक महिला ट्यूबेक्टोमी में हमने फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया है। अब सपोजिंगली यहाँ पर अगर एग बना भी, ये एग फैलोपियन ट्यूब में अगर रिलीज भी हो गया तो यहाँ से यूटरस से स्पर्म इस साइड जा ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और ये भी एक स्थायी विधि होती है किसी महिला में, नलबंदी की या नसबंदी भी इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल की भी विधियां लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आपके हैंडआउट्स में थे, उनके सॉल्यूशंस को पूरा कर लिया है। अब अगली क्लास में अगले सॉल्यूशन वीडियो के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।